नमस्कार, सक्सेस पथ है। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का जो अर्थशास्त्र वाली किताब है उसका पहला पाठ विकास को महत्वपूर्ण नोट्स के सहायता से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या समझी जाती है? तो इनकम यानी कि आय के आधार पर ही देखा जाता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश जो है विकसित नहीं है। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय भी कहा जाता है। और इसका सूत्र है देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो देश की टोटल इनकम में वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी संख्या का भाग लगा देते हैं, तो क्या निकल जाती है? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकाल दी जाती है। नेक्स्ट है 2019 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, कितनी 49,300 प्रति वर्ष या इससे अधिक हो, वे समृद्ध देश या विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो विकसित देश की परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या लिख सकते हैं हम कि जिनकी आय जो है $, 49,300 से ज़्यादा है वे विकसित देश कहलाएंगे। और ये डेफिनेशन किसने बनाई है? विश्व बैंक ने बनाई है, क्योंकि विश्व बैंक ने देशों की तुलना आय के ऊपर की है, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर की है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $2,500 या इससे कम है वो निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये विकसित नहीं है ना, अविकसित देश है। और इसके बीच में अब भारत का है, तो भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है 2019 में कितनी थी? $6700 थी। इसलिए भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, अर्थात भारत जो है एक विकासशील देश है। 14 या 15 वर्ष के विद्यालय जाने वाले कुल बच्चों का उसी वर्ग के कुल बच्चों से परसेंटेज निकालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात। यानी कि 14 साल से 15 साल के बीच के वे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं और इसी एज ग्रुप के कुल बच्चे उनका परसेंटेज निकालते हैं, तो क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट है किसी वर्ष में, अब शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से उसी साल 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है शिशु मृत्यु दर। यानी कि प्रति 1000 बच्चों पर जो है 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। नेक्स्ट है 7 वर्ष और उससे अधिक लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यानी कि साक्षरता दर में कितने वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? 7 साल से ऊपर के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होने के कारण किस राज्य की शिशु मृत्यु दर कम है? तो किसकी है? केरल की। किसी भी व्यक्ति के पोषित होने का मापन किससे किया जाता है? यानी कोई व्यक्ति स्वस्थ है या पोषित है, उसको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, ये बात कैसे देखी जाएगी? तो बीएमआई से। बीएमआई का पूरा नाम होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि लंबाई के अनुपात में उसका भार होना चाहिए, उसको बोलते हैं बीएमआई। उसी आधार पर तय किया जाएगा कि व्यक्ति पोषित है अथवा कुपोषित है। कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? ध्यान रखना यूएनडीपी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो संस्था है ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है, यानी कि किस देश में मानव का विकास कितना हो रहा है ये कौन बताता है? यूएनडीपी बताती है। एचडीआई का पूरा नाम लिखिए, तो एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट का आधार क्या है? यानी कि जब यूएनडीपी जो है ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है तो ये किन किन चीज़ों को देखती है? तो पहले देखती है शैक्षिक स्थिति कि वो इस क्षेत्र की शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर बनाती है, ये ध्यान रखना है। 2021 और विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय ही देखता है। 2021-22 के अनुसार विश्व के 189 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। ठीक है, बहुत ही निराशाजनक स्थान है, 132वां स्थान है। 189 देशों में से हमारा स्थान है 132वां, जबकि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका वो 73वें स्थान पर है। ये भी सोचने की बात है। अगला टॉपिक है धारणीय विकास। धारणीय विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास करना, अर्थात विकास का वह स्तर जो भावी पीढ़ी पर बिना बोझ डाले प्राप्त किया जाता है, सतत विकास अथवा धारणीय विकास कहलाता है। यानी कि हम ऐसा विकास नहीं चाहते हैं जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको तकलीफ उठाना पड़े, तो ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी पर बिना बोझ डाले हो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, ऐसा विकास धारणीय विकास कहलाता है। तीव्र आर्थिक विकास से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे वे समाप्त हो जाएंगे, जिससे भविष्य में जो सभी देश हैं उनका विकास खतरे में पड़ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है, जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गैर नवीकरणीय साधन। तो ध्यान रखना है, गैर नवीकरणीय किसे कहते हैं? जो कुछ ही समय के बाद में नष्ट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, ये सभी। भूमिगत जल का अति दोहन कहाँ पाया जाता है? तो विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि समृद्ध क्षेत्रों में तथा तटवर्ती क्षेत्रों में तथा तेजी से विकसित होती बस्तियों में पाया जाता है। आज जो भी नया मकान बनाते हैं उसमें ट्यूबवेल, बोरवेल जरूर लगवाते हैं। तो ये ट्यूबवेल लगवाना, हैंडपम्प लगवाना, ये सब किसका? भूमिगत जल का दोहन है ना, जमीन के अंदर से पानी निकाल के उपयोग कर रहे हैं। पाठ का नाम ही विकास है, तो विकास की डेफिनेशन अपने को जरूर पता होना चाहिए। विकास किसे कहते हैं? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो और उसके साथ साथ असमानता, निर्धनता और निरक्षरता में कमी हो, अर्थात लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, तो क्या कहेंगे हम? विकास कहेंगे, इसको विकास कहते हैं।
लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ तथा उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है, इसलिए उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। अर्थात ये लाइन लिखने का उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग निवास करते हैं उनके विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, शहरों में जो लोग निवास करते हैं उनके विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो मान लो कोई किसान खेती कर रहा है, उसके विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं कि भाई उसको जो फसल उगाई है उसका उसको उचित दाम मिल जाए, बिजली 24 घंटे मिले, रात के बजाय दिन में बिजली मिले ताकि खेत में काम कर सके। अगर ऐसा हो जाएगा तो किसान समझेगा कि भाई देश का विकास हो रहा है। यदि शहरों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो विकास किसको मान सकते हैं कि भाई जो उनको टैक्स में छूट दी जाए या बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाए, घूमने फिरने के लिए पार्क बन जाए, तो वो उनको विकास समझेंगे। तो अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी सुविधानुसार विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट का आधार क्या है? तो विश्व बैंक केवल एक ही चीज़ को देखती है, प्रति व्यक्ति आय को, परंतु यह जो गणना है ये गलत समझी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देश की कुल इनकम बटा कुल जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या में, कुल इनकम में अपन कुल जनसंख्या का भाग लगाते हैं, तो कुल जनसंख्या में जो वृद्ध हैं वो भी काउंट हो गए, जो महिलाएं हैं वो भी काउंट हो गई, और जो बच्चे हैं वो भी काउंट हो गए। क्या ये तीनों पैसा कमाते हैं? नहीं कमाते। तो वृद्ध भी पैसा नहीं कमाते हैं, बच्चे भी नहीं कमा रहे और महिलाएं भी नहीं कमा रही, परंतु फिर भी इनका काउंटिंग हो रही है। इसका मतलब जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है एक तरीके से देखा जाए तो वो गलत है। इसलिए केवल विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय को देखता है, इसलिए ये जो आंकड़ा है मानव विकास रिपोर्ट का ये सही नहीं समझा जाता है। तो जो यूएनडीपी जारी करती है वो एक सही आंकड़ा है, क्योंकि वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ स्वास्थ्य स्थिति और शैक्षिक स्थिति को भी देखती है। इस प्रकार से इस पार्ट के जितने भी फैक्ट्स हैं हम डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप पार्टों को एक से दो बार सुनिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।